कपड़ों, आपके शरीर पर जो कपड़े हैं 2014 के पहले इस पर भी टैक्स नहीं लगता था। अब आपके शरीर पर पड़े हुए कपड़े, पैरों में पड़े हुए जूता चप्पल, कमीजों की बटन और बटन लगाने वाली सुई पर भी अब टैक्स देना पड़ता है। यही नहीं, किसान जो सामान खरीदता था खेती के लिए उस पर भी टैक्स नहीं लगता था, इस सरकार ने उस पर भी टैक्स लगा दिया। एजुकेशन फंडामेंटल राइट में आता है और सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को निःशुल्क पढ़ाए, लेकिन इस निकम्मी सरकार ने बच्चों के किताब, कॉपी, पेंसिल, रबर पर भी जीएसटी लगा दिया। यानी जैसे शरीर से इंजेक्शन लगा के खून निकाला जाता है, वैसे ही ये सरकार देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों, आमजन से टैक्स के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार की वसूली कर उनको कमजोर करने में लगी है। टैक्स इतना हर चीज पर, सुविधा के नाम पर यह सरकार आपको ठेंगा दिखाती है। आज किसानों को लाभकारी मूल्य देने का वादा किया था इस सरकार ने, लाभकारी मूल्य तो नहीं मिला। अलबत्ते एमएसपी की मांग को लेकर धरना दे रहे किसानों पर दिल्ली में बर्बर लाठियां चलाई गई, रास्ते में कील कांटे बिछाए गए, रबर की बुलेट दागी गई और आंसू गैस छोड़े गए। लेकिन इसके बावजूद भी एमएसपी की घोषणा आज तक नहीं हुई, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आज तक नहीं हुई। साथियों, ये सरकार तो आपकी जमीन भी अदानी और अंबानी को सौंपने की तैयारी कर चुकी थी। जो किसान बिल लाए थे, उस किसान बिल के तहत आपकी जमीन को भी अदानी और अंबानी को देने की इनकी तैयारी थी। लेकिन बधाई के पात्र हैं वो किसान जिन्होंने लगातार 1.5 साल, पौने 2 साल तक दिल्ली में धरना देकर के, लाखों की तादाद में धरना देकर के इनके उस बिल का विरोध किया। यद्यपि उस धरना के दौरान धरना स्थल पर 750 किसान शहीद हुए, 750 किसान की मौतें हुई, लेकिन फिर भी सरकार को घुटना टेकने ने मजबूर किया और सरकार किसान बिल वापस ली। अन्यथा आपकी जमीन का मालिक आप अदानी और अंबानी हो गए। साथियों, आज ये सरकार ग्रामीण क्षेत्र के छोटे कारोबारी हैं, व्यापारी, उनको भी कमजोर कर रही है। जिन लोगों ने कभी भाजपा सरकार के बनाने के लिए वोट और नोट दोनों दिया था, उनका भी शोषण जीएसटी का डर दिखा करके पैसा वसूला गया और अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर उनकी भी कमर तोड़ने की बंदोबस्त इन्होंने कर ली। यही नहीं, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग के भी तमाम यहाँ साथी मौजूद हैं जो राम और धर्म के नाम पर पागल होकर इनको अपना वोट दिए। उनके बेटे और बेटियों का आरक्षण भी इन्होंने खत्म कर दिया। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्गों का आरक्षण शून्य निष्प्रभावी कर दिया गया। हमारे पास सारे विज्ञापन के रिकॉर्ड हैं जिसमें 23% अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के आरक्षण के सापेक्ष उन विज्ञापनों में
कहीं 3%, कहीं 4%, कहीं 5% आरक्षण दिया गया है। 27% पिछड़ों के आरक्षण के बदले कहीं 5%, कहीं 6%, कहीं 8% पे ला के रोक दिया गया है। हमारे दलित और पिछड़े समाज के साथी कब उनकी आंख खुलेगी, हमारी समझ से परे है। लेकिन इतना मैं जरूर कह देना चाहता हूं, भाजपा के इन पिछड़ुओं को उनकी ही संतानें आगे आने वाले दिनों में गाली भी देगी, कोसे भी कि हमारे माँ बाप इतने निकम्मे थे कि उन्होंने भाजपा की सरकार बनाकर हमारा आरक्षण छिनवा लिया, हमारे आरक्षण का खत्म करा दिया। और दलित और पिछड़े समाज के लोग अभी भी समय रहते सावधान हो जाएं। मैं यहाँ जो भी हमारे दलित पिछड़े समाज के लोग, उनकी आंख खुलनी चाहिए। अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय में 117 पदों पर पोस्टिंग हुई, प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। 117 में 111 पदों पर आरएसएस के लोग हुए। 111 पद पर बाबा जी के बच्चे हुए, बाबू साहब के बच्चे हुए। 117 में 111 पर 6 पद बचा। 6 पद में ही अनुसूचित जाति भी, अनुसूचित जनजाति भी, पिछड़ी जात का भी और एक अल्पसंख्यक, यानी जिसकी आबादी 95% है, उसको 117 में 6 पद मिलता है। जिसकी आबादी 5% है, उसको 117 में 111 पद मिलता है। अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। हमने एक उदाहरण दिया, क्योंकि पूरे प्रदेश का ब्यौरा रखेंगे बहुत समय लगेगा। हमने एक उदाहरण दिया कि आपके बगल में गोरखपुर में क्या हुआ, उसका एक उदाहरण मिसाल दिया। आज साथियों, ये सरकार देश बेचने पर आमादा। आप जानते हो, देश की जो राष्ट्रीय संपत्ति है वो आपके खून पसीने के पैसे से बनाई गई है, उसको बेचने कोई अधिकार नहीं। लेकिन इस भाजपा सरकार ने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए। बंदरगाह जानते हैं ना, जहां समुद्री जहाज का सामान उतरता और चढ़ता है, समुद्र के किनारे की जगह पोरबंदर, जैसे एयरपोर्ट होता है वैसे पोरबंदर बंदरगाह होता है। सभी बंदरगाह बेच दिए। किसके हाथ? अदानी और अंबानी के। सभी एयरपोर्ट दे दिया, वहां का रख रखाव, सुरक्षा, सब कुछ काम अब कौन देखेगा? पहले सरकार देखती थी, अब अदानी और अंबानी कंपनी दे दिया। एयर इंडिया बेच दिया, अंबानी को दे दिया। सारे देश के रेलवे स्टेशन अदानी और अंबानी को सौंप दिया। कई दर्जन ट्रेनें भी इनको चलाने के लिए दे दिया। LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें कई लाख लोग काम करते हैं, उसको भी अदानी को दे दिया। यह है भाजपा सरकार। और ये सभी विभाग लाभ वाले विभाग हैं, कोई हानि वाला नहीं है। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बदतर है। कम से कम वो सरकारी विभाग को मजबूत बनाते थे, और ये सरकारी विभाग उद्योगपतियों को देकर सत्यानाश कर रहे हैं। इसके बावजूद भी मैं ये भी कहना चाहता हूं, मोदी और भाजपा झूठ की खेती करती है, झूठ की खेती करती है। लेकिन इनके झूठ में फंसकर भी लोग इनको ताकत देते हैं, इनके झूठ को भी नहीं समझ पाते। आपके सामने 2 झूठ इनकी उजागर हुई, जिसको एक गारंटी कहते हैं। इनकी गारंटी का मतलब धोखा। इसी कुशीनगर में 2014 लोकसभा चुनाव के पहले रवीन्द्र नगर धूस पर मोदी ने भाषण दिया था, अगर हमारी सरकार बनेगी तो पौना चीनी मिल चलेगी। जैसे 14 में सरकार बनी, पौना चीनी मिल बिक गई। पौना चीनी मिल बन रहा तो दूर,
बिक गई। अगर उसके एवज में कुशीनगर में भी कोई नई चीनी मिल बनी होती तो मान लिया जाता कि भलो चलो भाई, पड़ना नहीं बनी तो गोर जिले में कहीं और बन गई। वो गारंटी झूठ ही, फ्लॉप। दूसरी गारंटी आप कसिया का, कुशीनगर का। ये एयरपोर्ट उद्घाटन में इत्तेफाक से मैं भी था, क्योंकि उसमें मैं भी योगी सरकार में मंत्री था। जब इसका लोकार्पण हुआ था, मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि 1 महीने बाद इस एयरपोर्ट से रोजाना जहाजें उड़ेंगी, लखनऊ भी जाएंगी, दिल्ली भी जाएंगी, बॉम्बे भी जाएगी, कलकत्ता भी जाएगी। 1 महीना बाद तो ना दूर 2 साल हुए, आज तक कोई फ्लाइट नहीं चली। ये तो गारंटी इनकी फेल। और बनते हैं ईमानदार, कहते हैं हम बहुत ईमानदार, लेकिन इनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपया इन्होंने लूटा। जो हमारे नौजवान साथी मोबाइल चलाते हैं, नेट खोलेंगे, इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट देखेंगे तो भ्रष्टाचार का आंकड़ा पूरा उस पर मिल जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा की कमाई की गई जो 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, उसको अवैध करार किया। 6,000 करोड़ रुपए की लूट करने वाले मोदी कहते हैं हम बहुत ईमानदार हैं। अगर 6,000 करोड़ का लुटेरा ईमानदार है तो भ्रष्टाचारी कौन है? अपने आप में एक सवाल पैदा कर। और साथियों, आज 1 हफ्ते पहले एक खुलासा और हुआ। नीरव मोदी भाजपा सरकार में 13,000 करोड़ रुपया लेकर भाग गया, यानी भगोड़ा साबित हुआ। 1 हफ्ता पहले अधिकारियों ने पूछताछ में जब उससे पूछा कि आपने देश क्यों छोड़ा, पत्रकार भी थे वहां, तो उसने कहा मैं भगोड़ा नहीं हूं, मैं भागा नहीं हूं, मुझे भगाया गया है। क्योंकि इस 13,000 करोड़ में मेरा हिस्सा तो 32% है। 68% पैसा भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने लिया है। किसी ने 100 करोड़, किसी ने 50 करोड़, किसी ने 200 करोड़, किसी ने 250 करोड़, किसी ने 500 करोड़। उसने कई नेताओं का नाम भी गिनाया। ऐसे भ्रष्टाचारी आज हम पर राज कर रहे हैं और देश को लूट रहे हैं। किसका नाम लेकर के? राम का नाम लेकर। क्योंकि इन्हें आभास है कि लूट लो, दोबारा कहीं मौका मिलता नहीं मिलता। और इसीलिए हमारे दोनों समाज के लोग, हिंदू मुसलमान दोनों, इस बात को अच्छी तरह समझें। क्या इस देश में हिंदू मुसलमान पहले नहीं रहते थे? क्या भाजपा के आने के बाद ही हिंदू मुसलमान दोनों साथ रहने लगे? क्या हजारों साल से दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन अपनी गंदी राजनीति के लिए, वोट की लालच में, नफरत की राजनीति करने वाले, नफरत की दुकान चलाने वाले लोग आज हिंदू मुसलमान को आपस में बांटने की लगातार कोशिश करते हैं। तथाकथित हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के लोग वो पहले नंबर के हिंदू बन जाते हैं, जबकि ये आपको हिंदू वोट के लिए कहते हैं,
वोट पा लेते हैं तो उसके बाद तुम नीच हो जाते हो, अधम हो जाते हो, अपमानित करने का पात्र बता दिया जाता है और जलील किया जाता है। लेकिन सबसे अगली कतार में हमारे आदिवासी दलित पिछड़े समाज के लोग हिंदू कतार में खड़े हो जाते हैं। वो नहीं समझते कि हम अपने भाई पर चोट करने जा रहे हैं। अब फिर मैं एक सवाल करता हूं, 1100 साल पढ़े लिखे नौजवान जानकारी है, 1100 साल लगातार इस देश में मुस्लिम हुक्मरान रहे हैं। जब 1100 साल तक मुस्लिम हुक्मरान के रहने के बावजूद भी हिंदू का बाल बांका नहीं हुआ, हिंदू सुरक्षित रहे, हिंदुओं के ऊपर कोई जुल्म जाति अत्याचार नहीं हुआ, तो आज तो हिंदू का सबसे बड़ा ठेकेदार मोदी सत्ता में बैठा है, तो जुल्म जाति अत्याचार और डर किस बात का? आज हिंदू का सबसे बड़ा अपने को धर्माचार्य कहने वाला मोदी और योगी जब सत्ता में हो तो हिंदू किस बात का डर? जब 1100 साल मुस्लिम हुक्मरान के दौरान इन पर कभी जुल्म जाति अत्याचार नहीं हुआ, इनको कोई डर नहीं रहा, हिंदू मुसलमान दोनों आपस में रहते रहे, तो अब किस बात का डर? इसका मतलब है ये इनकी फितरत आपको आपस में लड़ाने बांटने की है। आप लोगों को इससे सावधान रहना चाहिए। साथियों, यद्यपि मैं तो पिछले कई महीनों से 2 साल से लगातार मैं भाजपा की ताबूत में कील ठोकने की कोशिश कर रहा हूं, अकेले मोर्चा खोला हूं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि यदि आप सभी लोगों ने अपना इखलाक मोहब्बत वोट के माध्यम से मुझे दिया, अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद वोट के माध्यम से मुझे दिया, तो मैं कहना चाहता हूं आपका अकेला स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर का सांसद बनकर 100 सांसदों पर भी भारी पड़ेगा। और इन लोगों की बोलती तो बंद मैं पहले भी करा चुका हूं। कई ऐसे मौके आए जब मेरे स्टैंड से सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। आरएसएस के प्रमुख भागवत जी को 3 बार सफाई देनी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में एक नहीं कई फैसले वापस लेने पड़े। वो तो मैं अकेले बलबूते जो करना होता करता हूं, लेकिन जब कुशीनगर की जनता का ताकत मेरे हाथ में रहेगा, तब यहां से लेकर के दिल्ली तक ऐसा पानी पिलाऊंगा कि ये भागने भी नहीं पाएंगे और जमी दोज हो जाएंगे। इसीलिए साथियों, मैं आप सभी लोगों से अपेक्षा करता हूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव का क्षेत्र लंबा बड़ा हो सकता है, चाहते हुए भी मैं आपके बीच में बार बार न आ पाऊं। इसलिए विशेष रूप से हमारे जो नौजवान साथी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि जहां मैं नहीं पहुंच पाता हूं, यहाँ 17 तारीख को सिंबल मिलेगा। पार्टी भी नहीं है, राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी, सिंबल भी नया मिलेगा, लेकिन उस नए सिंबल को 1 हफ्ते के अंदर ही घर घर जन जन पहुंचा करके इतना चर्चित करा दीजिए कि सारे लोग सिंबल दूसरी पार्टियों को भूल जाएं, केवल याद रहे तो स्वामी प्रसाद मौर्य का सिंबल याद रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि भाई रईस जी कुछ और व्यवस्था किए हैं हमारे साथियों के लिए, मैं उसमें और लंबा व्यवधान नहीं बनता हूँ, यद्यपि मैंने काफ़ी समय ले लिया। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी बात पर विराम देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।